मिडिल ईस्ट के सभी देशों की नजर तेहरान पर लगी हुई है। सोमवार को पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंच रहा है। मुनीर का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत ठप है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। ईरान ने ट्रंप का साथ देने वाले खाड़ी देशों को फिर हमले की धमकी दी है। हॉर्मुज के साथ बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दी है। खाड़ी देशों ने ईरान को मक्का पीस पैक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। ईरान के एक नेता ने सितंबर में बड़े युद्ध की आशंका जताई है। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। फील्ड मार्शल मुनीर तेहरान जा रहा है। ईरान पड़ोसी अरब मुल्कों को धमका रहा है। ईरान को मक्का पीस एग्रीमेंट में शामिल होने का ऑफर है। ट्रंप फिर हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी बता रहे हैं। सितंबर में खाड़ी का महायुद्ध फिर भड़कने का डर क्यों है? नौ दिन बाद खाड़ी में फिर महाविनाश शुरू होने वाला है। 216 घंटे बाद फिर मिसाइलें आग उगलने वाली हैं। 12,960 मिनट बाद क्या फिर बमबारी होने वाली है? अगस्त में अब तक ईरान अमेरिका के बीच बमबारी नहीं हुई, कोई मिसाइल नहीं चली। यह बड़े युद्ध से पहले की शांति है। सितंबर में युद्ध महातबाही लाने वाला है। यह बात ईरान के पूर्व वित्त मंत्री एहसान खंडूजी ने कही है। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ फिर से बड़ा आंदोलन शुरू होने की चेतावनी भी दी। अमेरिका में तगड़े युद्ध की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। अमेरिकी नेवी को लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से लैस किया जा रहा है जिसके बारे में ईरान तो क्या, दुनिया को भी ज्यादा पता नहीं है। अमेरिका की इस घातक मिसाइल का नाम AIM-424 मैलिस है। ये लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये दुश्मन की टेरिटरी में घुसे बिना लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसे ईरान के बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकन नेवी की मैलिस मिसाइल F-35C स्टील्थ फाइटर जेट के बे में फिट हो जाती है। इससे दुश्मन को बाहर से मिसाइल नहीं दिखाई पड़ती। फाइटर जेट की स्टील्थ क्षमता भी प्रभावित नहीं होती। ईरान की ताकत को देखते हुए अमेरिका इसे FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे विमानों में भी फिट कर रहा है। मैलिस मिसाइल 2 स्टेज वाला ऐसा वेपन है जो बहुत तेज स्पीड से उड़ान भरती है और टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देती है। अमेरिका ने अपने नए सीक्रेट वेपन मैलिस मिसाइल का हल्ला उस वक्त मचाया है जब फील्ड मार्शल मुनीर तेहरान निकलने वाला है। मुनीर सोमवार को तेहरान में इस्लामिक रिजीम के बड़े लीडर से मुलाकात करने जा रहा है। मुनीर के एजेंडे में ईरान अमेरिका के बीच पीस डील को रीस्टार्ट कराना है जो ठप पड़ी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के मुद्दे पर ईरान को राजी करना। ईरान अड़ा हुआ है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी नहीं खुलती, हॉर्मुज भी नहीं खुलेगा। ब्रोकर के तौर पर फील्ड मार्शल मुनीर का यह तीसरा तेहरान दौरा है। 15 अप्रैल को मध्यस्थ के तौर पर मुनीर ने तेहरान का पहला दौरा किया था। अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद टॉक के लिए राजी किया था। मुनीर ने तेहरान का दूसरा दौरा 22-23 मई को किया था। मुनीर के पहले 2 दौरे कामयाब नहीं रहे। तीसरे दौरे में भी मुनीर से किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं है। ईरान को अब ट्रंप पर भरोसा नहीं रह गया है।
ट्रंप ने एक बार फिर भड़काऊ ट्वीट करके मुनीर का टास्क और मुश्किल बना दिया है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी वाला ट्वीट फिर दाग दिया है। यह बात मुश्तबा के सीने में तीर की तरह लगी है। डील पर दोबारा बातचीत और मुश्किल हो गई है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर एक और बड़ा दावा ठोका है। अमेरिकन नेवी ने 1000 कमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज पार कराया है। ईरान का दावा है IRGC की परमिशन के बिना कोई जहाज हॉर्मुज से निकल ही नहीं सकता। अगर वो ट्रांसपोंडर बंद करके रात के अंधेरे में निकलने की कोशिश करेगा तो उसे भी ईरान की मिलिट्री उड़ाने में देर नहीं लगाएगी। UAE के 2 जहाजों पर ईरान ने हमला करके अपनी ताकत दिखा दी है। मरीन इंटेलिजेंस फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट को केवल 7 वाणिज्यिक जहाजों ने पार किया है। इनमें से 4 जहाज अंदर गए और 3 जहाज बाहर निकले। हॉर्मुज में ईरान की तरफ वाले रूट से बिना किसी रोकटोक के सिर्फ चीन के जहाज निकल रहे हैं। बीती रात भी चीन के 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया। बाकी जहाजों को पर्ची लेनी पड़ रही है। ज्यादातर जहाज पर्ची वाले सिस्टम से अभी जाना नहीं चाहते, क्योंकि आगे ट्रंप का ब्लॉकेट अरब सागर और हिंद महासागर के मुहाने पर ईरान की पर्ची लेकर अगर जहाज वहां से निकल भी गए तो आगे जब्त किए जाने का डर है। ट्रंप ने डील मानने को मजबूर करने के लिए ईरान के खिलाफ आर्थिक D-Day का ऐलान किया है। ईरान से व्यापार करने वाले देशों को भी ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान के तेल जहाजों को समंदर में जाम और जब्त करने का ऐलान किया है। सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिसने ट्रंप के D-Day ऐलान को अवैध बताकर खारिज कर दिया। बाकी देश वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ईरान ने ट्रंप के D-Day का करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रईसी ने लड़ाई का प्लान भी खुल्लम खुल्ला बता दिया है। अगर ट्रंप ने मनमानी खत्म नहीं की तो ईरान का हर घर मिसाइल लॉन्चर बन जाएगा। मतलब हर घर से मिसाइल अरब देशों और अमेरिकी बेसों की तरफ लॉन्च की जाएगी। हर मोहल्ले को मिसाइल बेस बना दिया जाएगा। मतलब हर मोहल्ले में इतनी मिसाइलें रख दी जाएगी। ईरान के हर एक नौजवान को इस युद्ध में उतारा जाएगा। ट्रंप कितने मोहल्लों में मिसाइल लॉन्चर और उनके छोटे छोटे बेस तबाह करेंगे। अमेरिका का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनकी जोर जबरदस्ती वाली नीतियों का ईरान करारा जवाब देगा। ऐसी स्थिति में हर घर आर्थिक युद्ध में एक लॉन्चर बन सकता है। हर मोहल्ला आर्थिक युद्ध के लिए एक मिसाइल बेस बन सकता है। ईरानी युवा अर्थव्यवस्था में आए। हम इस आर्थिक जिहाद को ईरान से शुरू करें। लोग अपने घरों में समाज के लिए जरूरी सामान का उत्पादन शुरू करें। ट्रंप के आर्थिक D-Day को ध्वस्त करने के लिए मुश्तबा खाड़ी में अमेरिका के आर्थिक हितों पर ऐसा प्रहार करना चाहता है जिससे वॉशिंगटन युद्ध से पहले बार बार उसके परिणामों के बारे में सोचने को मजबूर हो। ईरान फारस की खाड़ी के बाहर तेल शिपिंग को निशाना बना सकता है। हूती के जरिए बाब अल मंदेब की खाड़ी में मैक्सिमम दबाव बना सकता है। खाड़ी देशों में मौजूद तेल टर्मिनल पर हमले कर सकता है। मुश्तबा का संदेश साफ है। अगर ईरान की आर्थिक तबाही होगी तो खाड़ी के उन देशों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 20% तेल का एक्सपोर्ट होता है। इतना ही LNG सप्लाई होती है। बाब अल मंदेब से करीब 10% तेल का एक्सपोर्ट होता है। ईरान और उसके रेजिस्टेंस फोर्स करीब 33% तेल कारोबार को ठप करने की ताकत रखते हैं। हूती बार बार सऊदी अरब को इसका सबूत दे चुका है। हूती के हमलों का मुकाबला न सऊदी कर पा रहा है न सऊदी के समर्थन वाले यमन में मौजूद ग्रुप्स। हूती जब चाहता है जिधर चाहता है ड्रोन चला देता है। सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को बार बार मारता है। सऊदी अरब की जिजान में अरामको रिफाइनरी को हूतियों ने 2 बार मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। पहला हमला 27 जुलाई को किया। जिजान रिफाइनरी पर दूसरा हमला 9 अगस्त को किया गया।
लाल सागर में भी हूती सऊदी अरब के जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब को अपना तेल एक्सपोर्ट स्वेज नहर से होते हुए अफ्रीकी महाद्वीप के रास्ते एशिया भेजना पड़ रहा है। यूएई, इराक, बहरीन, कुवैत का भी तेल और गैस व्यापार आधा हो चुका है। इन देशों ने अब ईरान से समझौते की पेशकश की है। इनका भरोसा धीरे धीरे अमेरिका से उठ रहा है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर अब अरब देशों का भरोसा कम होता जा रहा है। अब तक हमने अमेरिका के किसी भी आर्थिक हित पर हमला नहीं किया है, एक पर भी नहीं। हाँ, हमने अमेरिकी ठिकानों पर हमले जरूर किए हैं। क्यों? क्योंकि हम पर उन्हीं ठिकानों से हमले किए गए थे। लेकिन अगर वे हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं तो क्या ईरान और दूसरी जगहों पर अमेरिका की तेल कंपनियां और दूसरे आर्थिक हित नहीं हैं? तब हम उन पर हमला करेंगे। क्या आर्थिक युद्ध के रूप में अमेरिका का यह आर्थिक कदम बेवकूफ़ी भरा काम नहीं है? ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबफ ने भी दावा किया है कि पड़ोसी खाड़ी देश लगातार उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। खाड़ी के नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जरूरत पर बातें कर रहे हैं। जो देश कभी अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, अब ईरान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। खाड़ी देश में ईरान के ड्रोन अटैक का खौफ कितना बड़ा है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये बड़े बड़े तेल टैंकर हैं, लाखों गैलन तेल इनमें स्टोर है। ईरान अगर एक शाहिद ड्रोन दागता है तो ये टैंकर आग का गोला बन जाएंगे। अब इनकी सुरक्षा के लिए जाली और प्रोटेक्शन वॉल लगा दी गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही यूएई में ऐसी तस्वीरें आम हैं। जगह जगह कच्चे तेल और डीजल पेट्रोल को उसी तरह सुरक्षित किया जा रहा है। अब यूएई को अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस पर भरोसा नहीं रह गया। अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। ऐसे में हर एक खाड़ी देश अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। उन्हें बेहतर यही लग रहा है, ईरान से लड़ने के बजाय उससे दोस्ती कर ली जाए। ईरान को खाड़ी देशों की तरफ से एक और ऑफर दिया गया है। ईरान को मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने का संदेश भेजा गया। मक्का पीस पैक्ट में अगर ईरान शामिल होता है तो वो चौथा देश होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की पहले से मक्का पीस पैक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। ईरान मक्का पीस पैक्ट में शामिल होने वाला पहला गैर सुन्नी मुस्लिम मुल्क होगा। ईरान ने इस पेशकश को न खारिज कर दिया न ही स्वीकार किया है। ईरान के सामने मक्का पीस पैक्ट में शामिल होने में कई मुश्किलें हैं। मक्का पीस पैक्ट में शामिल तीनों सुन्नी मुस्लिम देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की अमेरिका के बहुत करीबी साझेदार हैं। ईरान सबसे बड़ा विरोधी है। सऊदी अरब की लड़ाई हूती से चल रही है। ईरान हूती को न सिर्फ हथियार सप्लाई करता है, बल्कि IRGC के कमांडर हूती को टारगेट और टेक्नोलॉजी दोनों देते हैं। तेल कारोबार को लेकर भी ईरान और सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में 36 का आंकड़ा है। ईरान के तेल कारोबार पर बैन लगवाने में सऊदी अरब का बड़ा रोल माना जाता है। इराक के शिया मिशीलिया संगठनों पर सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर हमले कर चुका है। इराक के कताइब, हिजबुल्ला और PMS जैसे शिया संगठनों को ईरान पूरा समर्थन देता है। ईरान मक्का पीस पैक्ट को पहले ही कागजी शेर बता चुका है। ईरान को अमेरिका और उसके सपोर्ट से बने किसी संगठन पर यकीन नहीं है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका जब MOU से मुकर रहा है तो वो पीस पैक्ट का क्या। मेमोरेंडम के शर्तों को तो देखिए, आपको एक भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसमें हमने पीछे हटने या हार मानने जैसा कुछ किया हो। पूंजी और पैसा सबसे संवेदनशील गैर मानवीय चीजें हैं। जहां भी जोखिम होता है वे वहां से भाग जाते हैं। हमें देश से उस जोखिम को हटाना होगा और ईश्वर की कृपा से हम मजबूती के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमने उस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए तो इसलिए कि हमारा मानना है कि युद्ध हमेशा नहीं चल सकता है। किसी न किसी मोड़ पर हमें देश को न तो युद्ध और न ही शांति वाली स्थिति से बचाने के लिए कोई फैसला लेना ही होगा।
मक्का पीस पैक्ट में अगर ईरान शामिल होता है तो खाड़ी देशों में उसकी कुछ और डिमांड माननी पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी डिमांड है खाड़ी देश अपने यहां से अमेरिकी बेस हटाएं। ईरान का मानना है कि जब तक खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस हैं, वहां सुरक्षा और स्थिरता नहीं आ सकती। खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 बेस हैं, जहां करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका इन्हीं बेसों से फारस की खाड़ी से अरब सागर और हिंद महासागर तक अपने हितों की रक्षा करता है। मिडिल ईस्ट के तेल कारोबार को सुरक्षा देने के नाम पर कंट्रोल करता है। जो भी देश अमेरिकी हितों से टकराने की कोशिश करता है, अमेरिका उस पर बमबारी कर उसे तबाह कर देता है। खाड़ी में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस कतर में अल उदैद एयरबेस है। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। कुवैत में कैंप आरिफजान है, जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है। यूएई में अल धाफरा एयरबेस है, जहां लड़ाकू विमान तैनात हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। जॉर्डन में अल सती एयरबेस है, जहां फाइटर जेट और ड्रोन तैनात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में अमेरिका के 15 बेस बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका अब उन्हें रिपेयर कर पहले की हालत में नहीं ला सकता है। अमेरिका इस नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिमी सऊदी अरब, इजराइल और दक्षिणी यूरोप में नए बेस बनाने और एक्सेस के लिए बातचीत कर रहा है। ट्रंप की मुसीबत इजराइल ने बढ़ा दी है, जो अमेरिका के मना करने के बावजूद लगातार साउथ लेबनान में बम गिरा रहा है। इजराइल ने अली अल ताहिर इलाके में फिर बमबारी की है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर इजराइल रोजाना रिहायशी बस्तियों पर बारूद बरसा रहा है। एर्दोगन खाड़ी में तबाही के लिए नेतन्याहू को सबसे बड़ा खलनायक बता रहे हैं। अगर कहीं हमला होता है तो तीनों देश मिलकर उससे निपटेंगे। हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन इजराइल मेन कैटालिस्ट है जो युद्ध करवाता रहता है। हम विश्व में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई तुर्की पर अटैक करता है, शांति भंग करता है, तो हम युद्ध में कूदने में देरी नहीं करेंगे। तुर्की इस युद्ध से भागेगा नहीं। ईरान का मामला जब तक सुलझ नहीं जाता, ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल किसी और युद्ध में फंसे। इसीलिए बैकडोर चैनल से नेतन्याहू और एर्दोगन की बात करा दी गई है। अब नेतन्याहू सीरिया में कुछ दिन तुर्की के बेस पर बम नहीं गिराएंगे और तुर्की इजराइल के बॉर्डर की तरफ सेनाएं नहीं बढ़ाएगा।